एटलीस्ट रहेगा देखने के लिए बाद में। ठीक है, सबको बोर्ड क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लेना। ओके, सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे आज। दो टर्म है, ठीक है, वन टर्म इज परम्यूटेशन, मुझे मेरे ऑफिस की याद दिला रहा है। चलो ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों टर्म का इंडिविजुअली अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जब भी हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अरेंजमेंट के साथ डील करते हैं। ठीक है, आप कितनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं, आप कितनी चीजों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। मुझे 5 में से 3 चीज अरेंज करनी है और मुझे 5 में से 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको 5 में से 3 चीज सेलेक्ट करनी है तो आपको उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास 5 आइटम है ABCDE, आप 5 में से कोई भी 3 चूज कर सकते हो। आप ABC चूज कर सकते हो, आप ABD चूज कर सकते हो, ABE चूज कर सकते हो, BCD चूज कर सकते हो, BCE चूज कर सकते हो। लेकिन जब मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं, आपको जब 5 में से वही 3 चीज को अरेंज करना है तो ABC इज डिफरेंट, BAC इज डिफरेंट, CBA इज डिफरेंट। तो वही एक जो आपका कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस आया था वो आपका अलग अलग चीज हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग दो चीज मेंशन करते हैं, एक होता है NCR, N में से R चीजें सिलेक्ट करनी है, और एक होता है आपको N में से R चीजें अरेंज करनी। अगर आपको N में से R चीजें सिलेक्ट करनी है तो उसका बेसिकली NCR होता है आपका N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। NCR is basically N factorial divided by R factorial N minus R factorial। अब ये डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल जो आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको अरेंज नहीं करना पड़ रहा। जब आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट दो स्टेप में होता है। पहले आपको 5 में से 3 चीजें चूज करनी पड़ेंगी और फिर उन 3 चीजों को आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो NPR इज बेसिकली NCR इंटू R फैक्टोरियल। NPR is NCR into R factorial, और इसको अगर मैं वैसे टर्म्स में लिखना चाहूं तो दिस विल बी N factorial divided by N minus R factorial। ठीक है, जनरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में हम इन दोनों फॉर्मूले को बहुत कम यूज करते हैं। मतलब मैंने तो परम्यूटेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको बहुत कम ही यूज किया है। कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है और उससे क्या क्वेश्चन समझना भी आसान हो जाता है। आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है जनरली क्वेश्चन क्या होता है, सिलेक्शन से अरेंजमेंट की तरफ जाता है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। और कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करने में एडवांटेजेस और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको 5p3 निकालना है तो 5p3 तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 5c3 निकालना है तो आप 5c2 की वैल्यू निकालोगे, वही आता है। तो NCR में आपके पास एक एडवांटेज ये रहता है, NCR is equals to NC n minus R। NCR is NC n minus R। ठीक है,
और अच्छा सपोज करो आपको ये निकालना है तो ये कैलकुलेट करना भी बहुत इजी होता है। सपोज आपको 10C3 निकालना है या 10C7 निकालना है, ठीक है, तो 10C7 जो होता है वो 10C3 के इक्वल होगा, और 10C3 के इक्वल हो जाएगा तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप 10 से लिखना चालू करो, नीचे 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 नंबर लो यहाँ से और यहाँ 3 से स्टार्ट करके 3 नंबर लो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सीधा यही होता है, पूरा फॉर्मूला में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, इसीलिए यूज करना भी बेनिफिशियल। अच्छा एक और चीज होती है, आपके पास अगर NC 0 से लेके NC N तक का सम, NC 0 से लेके ये क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ, इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर ऑफ n। ठीक, बहुत सारी टर्म्स फैक्टोरियल के फॉर्म में है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब मालूम है ना सबको, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल के साथ कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1। ठीक है, और कोई भी फैक्टोरियल का नंबर, अगर फैक्टोरियल आपका अगर इवन नंबर आ रहा है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आपका एक फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो इवन नंबर ये वो आपका प्राइम नंबर आता है, दैट इज 2 फैक्टोरियल, उसके अलावा और कहीं पॉसिबल नहीं। और परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 2 ही केस में आता है, एक 0 फैक्टोरियल और एक 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अलावा आप सोच के देखो, आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, आपको कहीं पे भी पेयरिंग या स्क्वायर करने का चांस नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर सिर्फ 2 ही केस में होता है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और प्राइम नंबर सिर्फ एक ही केस में मिलता है, जब 2 फैक्टोरियल। जितने आपके नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे उतने ही आपको प्राइम नंबर्स मिलने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा, वहां तो मिलेगा ही नहीं, तो और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं मिलता है, 1 के अलावा आपको और कोई परफेक्ट स्क्वायर वहां पे नहीं। ठीक है, तो ये हुई फॉर्मूला की बात। अब क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं उस पर देखते हैं। क्वेश्चन हम अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम कभी भी फॉर्मूला से स्टार्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वेज। आपको मैं कोई भी एक क्वेश्चन देता हूं, सबसे पहले हम क्या फिगर आउट करते हैं, हम उसको पहले स्टेप्स में ब्रेक करते हैं कि उसमें कितने स्टेप्स लगेंगे। जैसे मेरे को, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे 3 डिजिट नंबर, अगर हमको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको 3 इंडिविजुअल डिजिट में स्प्लिट करेंगे। हमारा पहला टास्क हो रहेगा कि हम उसको 3 इंडिविजुअल डिजिट में, मतलब हमने अपने टास्क को 3 अलग अलग टास्क में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्रिटिकलिटी असाइन करते हैं कि कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर मैं 3 डिजिट नंबर बोल रहा हूं तो मुझे बताएंगे कौन सा डिजिट क्रिटिकल है, अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा, विच डिजिट इज मोस्ट क्रिटिकल, मतलब 10th 100 डिजिट इज मोस्ट क्रिटिकल, व्हाई, क्योंकि वहां पे 0 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर बोल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर बोल देता हूँ तो उसके इसमें मेरा लास्ट वाला डिजिट भी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आप गिने चुने डिजिट्स ही रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्रिटिकलिटी वाइज हम लोग एक एक प्लेस को नंबर ऑफ वेज असाइन करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इतना मिटा दो, इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इसमें 2 अलग अलग वेज हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन दोनों का इनिशियल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, कि आपको अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला ये बोलता है कि जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते चले। जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते चले।
जैसे मुझे यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे कितने वेज में डिजिट्स रख सकता हूँ? पहले प्लेस पे 100 प्लेस में 100 प्लेस में मैं 9 रख सकता हूँ। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो नेक्स्ट वाले प्लेस पे और लास्ट वाले प्लेस में भी, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो पहले में 9, दूसरे में अब एक डिजिट आपने यहाँ असाइन कर दिया, सेकंड प्लेस पे क्या होगा? वो डिजिट नहीं आ सकता लेकिन 0 आ सकता है, ठीक है? तो एक डिजिट कम हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे 9 डिजिट्स ही होंगे और बचा हुआ लास्ट में 8 डिजिट्स में से कोई एक आप रख सकते, ठीक है? आपका टास्क कब कंप्लीट होगा? आपका टास्क कंप्लीट होगा जब आप तीनों डिजिट पे, तीनों प्लेस पे डिजिट असाइन कर देंगे। तो जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले, ठीक है? जैसे मुझे 10 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, 10 लोगों को 10 प्लेसेस में बैठाना है, तो जब तक मैं 10 प्लेसेस पे लोगों को बैठा नहीं दूंगा तब तक मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, ठीक है? हम क्या करेंगे? तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक 10 लोग 10 पोजीशन पे नहीं बैठ जाए। हमारा मोटिव क्या है? हमको 10 लोगों को 10 पोजीशन पे बैठा, ठीक है? दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। दूसरा प्रिंसिपल है एडिशन। अब एडिशन में क्या होता है? आपका जो एक टास्क है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टास्क मल्टीपल वेज में अचीव कर सकते हो, आप अपना गोल जो है मल्टीपल वेज में अचीव कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करता हूं, मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि आपका 3 डिजिट नंबर है, आपका 3 डिजिट नंबर है और लास्ट प्लेस पे आप ना 3 और 5 में से कोई एक डिजिट रख सकते हो, बस, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो लास्ट प्लेस में मुझे या तो 3 रखना है या तो लास्ट प्लेस में मुझे 5 रखना है, ठीक है? बाकी दोनों प्लेस पे क्या कर सकता हूं? इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो पहले प्लेस पे अगेन 8 डिजिट्स आ सकता है, ओके? 9 डिजिट थे, उसमें से 3 ही आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। और यहाँ पे अगेन 2 डिजिट खप चुके हैं, अगेन 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 और 8। तो टास्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां आया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आपको नंबर ऑफ वेज मिला 64, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ वेज मिला 60। तो दोनों वेज में आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बीच में डाल देना है एडिशन। अगर मल्टीपल वेज में आपका टास्क अचीव हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में हम टास्क जब कंप्लीट होता है उसके बाद एक प्लस लगा के बचे हुए वेज को ऐड कर सकते हैं। So this is fundamental principle of multiplication and fundamental principle of counting. Basically counting में दो आता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो इन्हीं दोनों से आपका बेसिकली, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाते हो तो इससे भी, इसके हेल्प से भी आप क्वेश्चन रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? विद ड्यू कोर्स जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम लोग अलग अलग वेज या अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डिस्कस करते चले, ठीक है? तो पहले अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है उस पर कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है? चलो मैं शीट यहाँ शेयर कर देता हूँ। ओके, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको आप वर्बली भी आंसर कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। क्यों? पहले आप टास्क असाइन करो। क्या बोल रहा है? थीफ इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम, 2 दरवाजे हैं, 3 खिड़की है। इन हाउ मेनी वेज अ थीफ कैन, पहला एंटर अ रूम फ्रॉम अ विंडो एंड एग्जिट फ्रॉम अ डोर। आपका टास्क कब कंप्लीट होगा? जब वो डोर से एग्जिट कर जाएगा,
ठीक है, तो आपने टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड किया, एक विंडो से एंटर करना है, सेकंड डोर से एग्जिट करना है। तो विंडो से कितने वेज में एंटर कर सकता है? विंडो से 3 वेज में एंटर कर सकता है, और एग्जिट 2 वेज में कर सकता है डोर से। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6। सेकंड वाला, स्टील दी ओनली टीवी प्रेजेंट इनसाइड द रूम एंड कम आउटसाइड अगेन। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? अब आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट कुछ नहीं बोला है कि किससे भी कर सकता है। तो एंट्री करने के 5 तरीके, एग्जिट करने के भी 5 तरीके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? अंदर जाने के वेज 5, बाहर आने के वेज 5। आंसर मेरा हो जाएगा 20। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अभी हमने लास्ट मॉक 4 किया था, मेरे ख्याल से उसमें एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। एक दो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है इस केस में? आपको एक फ्लैग बनाना है और आपको 4 कलर यूज करना है, ठीक है, और इस तरीके से यूज करने हैं कि हर एडजेसेंट जो वो है सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले वाले को रेड लिया तो दूसरे वाले को बाकी 3 में से एक लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्राइक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्राइक को आप कितने वेज में चूज कर सकते हो? पहले वाले को 4 वेज में, सबको नहीं, पहले वाले को 4 वेज। सपोज करो आपने पहले क्या दे दिया, आपने पहले सेलेक्ट कर लिया येलो, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? नेक्स्ट वाले के लिए 3 ऑप्शन रहेंगे, रेड ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट वाले के लिए 4 क्यों रहेंगे? अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने इसको रेड चूज कर लिया, रेड चूज कर लिया, तो अगले वाले के लिए अगेन 3 पॉसिबिलिटी बच जाएगा। सपोज करो आपने फिर उसको येलो चूज कर लिया, तो अगले वाले के लिए फिर ना 3 चॉइस बच जाएंगे। कितने स्ट्राइप्स का बनाना है? 6 स्ट्राइप्स का बनाना है ना, 5 एंड 6। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 to the power of 5 into 4, 12। अगर ऑप्शन के हिसाब से आप मैच कराना चाहोगे तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। बेसिकली 4 into 3 to the power of 5 है, उसको अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, कैसे स्टेप्स में चेंज करते हैं समझ में आ रहा है? ठीक, चलो नेक्स्ट वाला। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे सीक्वेंस बना रहे हो ना, तो जैसे सपोज आपने 1 लिया, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगला टर्म जो होगा वो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करने का है। मतलब हर कंसेक्यूटिव 2 टर्म का जो रेशियो है सेम, हर कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है। यहाँ पे सबसे पहली चीज कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 1 हो सकता है,
चलेगा, 1 होने से भी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो यहाँ पे मुझे 9 सीक्वेंस तो ऐसे ही मिल गया। कैसे मिल गया? पहला होगा जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में 1 1 1 आएगा, फिर जब 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, ऐसे करके लास्ट जब 9 9 9। अब ये जब भी आप ले रहे हो तो आपको अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अरेंज करोगे तो भी 1 ही मिलेगा। अब 9 9 9 को अरेंज करोगे तो उसमें चेंज तो होना नहीं है कुछ भी, तो 9 9 9 में भी आपको वही सीक्वेंस। ठीक है, तो 9 सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया। अच्छा, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, ध्यान रखेंगे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। इसमें से आपने सिर्फ 3 डिजिट चूज किए। कौन से? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, बाकी दोनों डिजिट भी चूज करने पड़ेंगे ना, आपको नंबर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? 10। और यहाँ पे आप कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? 10। रेपिटेशन की कोई बात नहीं किया है, रेपिटेशन नहीं करना है ऐसा भी नहीं बोला है, तो इस केस में हम दोनों जगह पे 10 10 वेज ले। और यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा पोजीशन पे आप इन 9 में से कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो। कोई एक सीक्वेंस, जैसे 1 1 1 रखोगे तो 100 नंबर मिलेगा, 2 2 2 रखोगे तो 100 नंबर मिलेगा। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे कितने नंबर्स मिलेंगे? यहाँ पे टोटल आपको 900 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, 900 सिर्फ किस में? जब आपने 111 से लेके 999 तक के सीक्वेंसेस चूज किए। इसके अलावा और क्या पॉसिबल होगा? इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी होगी 1 2 4 और 139, ओके, 248, 421 तो 1 2 4 में आ जाएगा, उसी को अरेंज कर लेंगे। 369 में देखो 6/3 करोगे तो 2 आ रहा है, और 9/6 कर रहे हो तो 3/2। जो उसके इसमें सीक्वेंस बनेगा ना, वो क्या होगा? वो होगा 3 6 और 12 हो जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो 3 6 12। ठीक है, आपने सिर्फ होल नंबर कॉमन रेशियो देखे हैं, आपने अभी तक सिर्फ होल नंबर कॉमन रेशियो देखे हैं। क्या किसी फ्रैक्शनल रेशियो में पॉसिबल होगा एक सीक्वेंस डेवलप करना? एक और सीक्वेंस पॉसिबल है, ध्यान देना, 4 6 6/4 करोगे तो 3/2 आएगा, 9/6 करोगे तो भी 3/2 आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये एक सीक्वेंस कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, इसीलिए आंसर गलत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक के लिए निकालेंगे, फिर उसको बाकी सब में पुट करेंगे। तो जैसे 1 2 4 है, 1 2 4 को आपस में तीनों पोजीशन में भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा तो बोला नहीं है कि उसी सीक्वेंस में चाहिए। 3 नंबर को आपस में एक दूसरे के पोजीशन में अगर आप अरेंज करो तो कितने वेज मिलते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज मिलते हैं। यह 3 ही नंबर है, 3 प्लेस में अरेंज करना है, तो 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज में अरेंज कर सकते हो, और 6 वेज में अरेंज कर सकते हो। बाकी दो पोजीशन में 10 10 वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6 वेज में अरेंज कर सकते हो, और यहाँ पे 100 है, तो 1 2 4 में आपको 600 मिलेगा। सिमिलरली 139 में भी 600 मिलेगा, 248 में भी 600 मिलेगा, और 469 में भी 600 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? और वहां पे पहले से 900 मिला हुआ था, तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखेंगे कि 469 सॉरी 469 भी आ। हाँ, ये जैसे हमने एक वैल्यू पुट करके देखी, टास्क कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट वाले में आए, फिर उसमें पुट करके देखा, फिर टास्क कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट वाले में आए, एंड सो।
यहाँ 600 600 600 600 2400 और वहां पे पहले भी टास्क कंप्लीट हुआ था तो वहां से हमको 900 बेस और मिल रहा था, तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नंबर जीपी में होने चाहिए। तो पहले हमने जीपी का कॉमन रेशियो ले लिया 1, कॉमन रेशियो 1 ले लिया तो हमको क्या मिले, 9 सीक्वेंस मिले वहां पे 1 से लेके 9 तक, जहां पे तीनों नंबर 1 से लेके तीनों नंबर 9 तक कुछ भी हो सकता है। जो 2 पोजीशन खाली बच गया वहां 10 × 10 वेज में डिजिट्स ले सकते हो, तो हर एक में 100 नंबर्स मिलेंगे। तो ऐसे करके 9 में आपको 900 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जब अलग अलग होंगे तो उस केस में हमको कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा, 124, 248, 139 और एक 3/2 कॉमन रेशियो में 469 मिलेगा। हर इंडिविजुअल में 100 × 6 नंबर्स मिलेंगे। 100 को 2 डिजिट को और बाकी उसके अलावा ये 3 डिजिट को आपस में अरेंज करने के लिए 6, तो 600 600 600 600 यहाँ मिल गया आपको 2400 वेज और उधर मिल गया आपको 900। फाइनल आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 33। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। कम आएगा। अब सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो, अगर आप 1 से 100 तक, अगर आप 1 से 100 तक नंबर्स लेते हो उसमें 2 कितने बार आता है? सबसे पहली बात, सबसे पहले पक्का 10। 20 वाले सीरीज में तो 22 में तो 2 आता है, 20 में तो एक बार आ गया ना। 10 तो वैसे ही हो जाएगा जो यूनिट्स प्लेस में आएगा, बाकी 20 से 29 में एडिशनल 2 आएगा। तो 1 से 100 के बीच में 2 कितने बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। तो ये चीज का हमेशा ये चीज याद रखेंगे, ये नंबर्स का पार्ट है, ठीक है। आपका कोई भी एक डिजिट टेंस और यूनिट्स प्लेस में हमेशा कोई भी 100 नंबर ले लोगे तो 20 टाइम्स ही आएगा, 20 ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सपोज करो, मैं बोलता हूं आपको, आप 140 145 345 अगर मैं आपको ये बोलूं कि 345 से 444 तक देखो, इसमें 2 कितने बार आएगा, आप आंख बंद करके बोल सकते हो 20 बार, एकदम पक्का। हाँ, अगर मैं लेकिन अगर आपको यहाँ पे 145 से 244 बोलूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टेंस और यूनिट्स प्लेस में 20 बार आएगा, लेकिन उसके बाद 100 प्लेस में एडिशनल आएगा, 100 प्लेस में जितना भी आएगा वो एडिशनल आएगा, ठीक है। तो 20 टाइम्स आता है 100 नंबर, हर 100 नंबर के बीच में कोई भी एक डिजिट टेंस और यूनिट्स प्लेस में 20 टाइम्स आता है। तो आप यहाँ पे जैसे लिखना चालू करोगे 101 से या 100 से 199 तक लिखोगे, जब आप यहाँ पे जब 100 से 199 तक लिखोगे 20 टाइम्स आएगा। केयरफुल तब रहना जब 200 से 299 तक लिखोगे, तो 100 बार तो आएगा, 200 से लेके 299 तक 100 प्लेस में 100 बार आएगा, और उसके अलावा 20 टाइम्स और आएगा यहाँ पे यूनिट्स और टेंस प्लेस में। फिर 399 तक लोगे तो यहाँ पे अगेन 20 टाइम्स आएगा, 499 लोगे तो अगेन 20 टाइम्स आएगा, 599 लोगे 699 तक 20 टाइम्स, 799 तक 20 टाइम्स, 899 और 999 तक, फाइनली 999 तक 20 टाइम्स आएगा। 1000 में तो आता नहीं है तो उसको लेके नहीं लेके कोई मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 180 आ रहा होगा और 100 इधर एडिशनल आ रहा होगा, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि टेंस और यूनिट्स प्लेस में हमेशा 20 टाइम्स ही आता है, कोई भी डिजिट हो, नॉट सिर्फ 2 नहीं, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स जो है आपके
20 टाइम्स आते हैं। 0 भी मेरे ख्याल से अगर 100 के बाद देखोगे तो वो भी शायद 20 टाइम्स आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट वाला एक बार पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये इट इज एप्लीकेबल टू एनी डिजिट। ओके, आप 7, 8, 6, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो, 0 छोड़ के सबके लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर 100 के ऊपर है तो उसमें भी शायद 20 आ जाएगा। अगर 100 से कम है तो उसमें नंबर ऑफ टाइम्स 10 आएगा मेरे ख्याल से। 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स में लेकिन फॉलो करता है। क्वेश्चन पढ़ा, क्या समझ में आया? There are 6 women, there are 5 men। ठीक है, पहले केस में आपको बोल रहा है कि 6 के 6 साथ में खड़े होते हैं, और सेकंड केस में आपको बोल रहा है कि 6 में से एग्जैक्टली 5 साथ में खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ना मैं एक और पैटर्न आपको बताता हूँ, आपको स्टेटमेंट कैसा मिलेगा। आपको बोलेगा सपोज करो आपके पास 6 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवेल है, और आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि पहला केस देखा ऑल दी वोवेल्स आर टुगेदर, एंड सेकंड केस बोलेगा नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। तो यहाँ पे मैं हम लोग अलग अलग केस डिस्कस करेंगे, अलग अलग केस में क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो पहला आपको तो दिया हुआ है एम, जो दिया हुआ है दैट इज ऑल दी वुमेन आर टुगेदर। ठीक है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपके पास 6 लोग हैं ना, आप क्या करेंगे, हमको नंबरिंग कर देते हैं W1, W2, W3, W4, W5, W6 और M1, M2, M3, M4, M5। अब आपको क्या बोल रहा है कि सारे विमेन को साथ में रखना है। तो साथ में अगर आपको रखना है तो आप एक काम करो, इसको एक क्लस्टर बना दो पूरा, इसको एक यूनिट ले लो, एक कॉमन यूनिट ले लो, जहां भी शिफ्ट होगा पूरा एक साथ शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको हमने ले लिया एक यूनिट, दिस इज वन सिंगल यूनिट। तो अब मेरे पास लोग कितने हो गए, 5 men एंड 1 यूनिट ऑफ विमेन, 6 हो गए। ये 6 लोग आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, ये 6 लोग आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नया लगेगा, धीरे से आदत हो जाएगी। 6 लोगों को आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये 6 लोगों को आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। अच्छा, अंदर जो विमेन है वो W1 से W6 तक उसी सीक्वेंस में रहेंगे क्या, उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपका एक यूनिट है, इस यूनिट के अंदर इंटरनली भी चेंज होता रहेगा। वो 6 जो विमेन है वो आपस में भी अरेंज हो सकती है, तो वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती है, 6 फैक्टोरियल। हमारा टास्क कब कंप्लीट होगा, जब ये दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ दोनों के बीच में डाल दूंगा एक मल्टीप्लीकेशन। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। वुमेन चेंज करने की बात नहीं की उसने, बस इतना बोल दिया कि विमेन एक साथ रहेंगे। अब वो ये नहीं बोल रहा है ना कि W1 से W6 तक वही सीक्वेंस रहेगा, वो इंटरनली सीक्वेंस तो चेंज हो सकता है, W6 पहले आ सकता है। बस हमारा मोटिव क्या है, उन सबको साथ में रखना। ठीक है, तो उन सब को साथ में रख के आप आपस में अरेंज कर दीजिए उनके अंदर में। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ठीक, अच्छा, इसमें एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं नो 2 women आर टुगेदर या नो 2 men आर टुगेदर। यहाँ पे विमेन की बात हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
वही लेते हैं, नो टू विमेन आर टुगेदर। नो टू विमेन आर टुगेदर का मतलब है कि आप दो में किसी भी दो को साथ में नहीं बैठा सकते। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ऑल्टरनेट पोजीशन पे मेन बैठा देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे बैठा दिया। अब आपके पास गैप कितना, ये देखो, ये एक गैप है, ये दूसरा गैप है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आपके पास 6 गैप है। और इन 6 गैप में सारे के सारे में आपको विमेन बैठाना। सपोज करो 7 गैप होता तो 7 में से आपको 6 चूज करना पड़ता, लेकिन 6 है तो 6 में आपको कोई चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जब यहाँ पे सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये 6 पोजीशन पे 6 विमेन को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 6 विमेन को 6 प्लेसेस में आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। खत्म हो गया क्या? और ये जो नंबर ऑफ मेन है इनको भी आप आपस में अरेंज कर सकते हो, उनका भी सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5। अगर नो टू मेन आर टुगेदर बोलता है तो हाँ, अभी ऐसे बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे विमेन होता ना तो नंबर ऑफ गैप्स आपका 8 हो जाता। अगर मैं बोलता कि नो टू मेन आर टुगेदर तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं 6 विमेन को अरेंज करूं तो 8 गैप मिलता है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता, 8 में से 5 गैप चूज करना पड़ता, फिर अरेंज करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्लस्टर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ गैप से मैनेज करते हैं कि आपके पास जितना गैप बना उसमें से आप चूज करें। ठीक है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 5 विमेन स्टैंड कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमको क्या करना चाहिए, हम 5 को क्लस्टर कर देंगे और छठवे को अलग छोड़ देंगे। हम 5 को क्लस्टर कर देंगे और छठवे को अलग छोड़ देंगे। लेकिन वो 5 कौन से होंगे हमको ऐसा किसी ने बताया नहीं है, तो वो 5 भी हमको 6 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो 5 भी हमको 6 में से सेलेक्ट करना। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन पे जाता हूं, मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको गैप ही मैनेज करना पड़ेगा। पांच मेन है और हमने क्या किया, हमने 5 वुमेन का एक क्लस्टर बना दिया और एक अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैप्स कितना बना, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप बना। आपको 6 में से कितना गैप यूज करना है, आपको 6 में से सिर्फ 2 गैप यूज करना है। क्यों? क्योंकि 5 को तो एक साथ रखना है ना, आपके पास 2 ही यूनिट है। आप देखो W1 से लेके W5 तक एक यूनिट और W6 एक अलग यूनिट, तो आपको सिर्फ 2 ही गैप यूज करना है। तो हमने क्या किया, पहले 6 में से हम 2 गैप चूज कर, ठीक है, और 6 में से 5 विमेन चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 में से 5 विमेन चूज करेंगे, 6 में से 5 विमेन चूज करेंगे तो ये हो जाएगा 6C5। अब लास्ट में जो एक बचेगा उसके लिए अलग से चॉइस करने की जरूरत नहीं, एक में एक चूज करने का एक ही वे, तो उसको हमको अलग से चूज नहीं करना। ठीक है, तो 6C2 इंटू 6C5। अब इसमें हमने गैप भी चूज कर लिया और विमेन का भी क्लस्टर बना लिया। अब हमको सिर्फ अरेंज करना, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेन को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ विमेन को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 ही है, 5 का क्लस्टर है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बट देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। हमने 2 गैप चूज किया था। अब मैंने सपोज करो पहले वाले गैप में W1 से W5 तक रख दिया और दूसरे वाले गैप में हमने सिर्फ W6 रख दिया। इसको इंटरचेंज करने से मुझे एक अलग केस मिलेगा,
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप समझ में आया? फिर 6 में से 5 लोगों को चूज किया, हमने उनको अरेंज किया, नंबर ऑफ मेन को अरेंज किया, लेकिन वो जो 2 गैप आपने चूज किया है वो भी आपस में इंटरचेंज हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, ओके तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, 2 चीज डिस्कस की थी। पहला, हमको यहाँ पे क्या क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है m, और यहाँ पे हमको निकालने बोला है m का हमने वैल्यू निकाल लिया था, क्या था, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n का वैल्यू था m be the number of ways in which same 11% क्या let n be the number of ways in which 5, ओके ये n था, ऊपर वाला n था, अभी हम m का वैल्यू निकाल, m का वैल्यू क्या आया था, 62 इंटू 65 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट केस में इंटरनली 6 फैक्टोरियल तो है ही है, बट उन 6 को अगर मैं 1 यूनिट मान लूं और उसके बाद मैं m1 से m5 तक ले लूं तो 6 यूनिट होते हैं, तो इसीलिए वहां पे भी 6 फैक्टोरियल, इंटरनली भी 6 फैक्टोरियल, बाहर भी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 6c2 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 5 और 6c5 इज 6, 6c1 के इक्वल होता है तो वो 6 हो जाता है इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा 5। तो अभी मैं m और n को डिवाइड करूंगा तो मुझे एडिशनल क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ 5 मिल रहा है। इस केस मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो टिपिकल है, जो कभी कभी आपको अलग अलग पेपर में मिल सकता है। सिम्बी वगैरह के पेपर में कभी कभी आ जाता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन कि आपके पास 4 वोवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है, अरेंज करना है सच दैट नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, दिस इज कॉमन क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है। ओके, आगे बढ़े। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन है 6, मैं 6 अभी छोड़ दे रहा हूँ, आप एक बार घर में ट्राई कर लेंगे, नहीं बनेगा तो बता देंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वही नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, वही वाला केस है, सेम टू सेम। ठीक है, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब समझते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे पीछे से, मतलब आप उसको रिवर्स करके लिखोगे तो भी सेम लिखोगे, जैसे 1331, हाँ 636 1331, आप उसको रिवर्स करोगे तो आपको वापस वही मिलना चाहिए। ट्राई करेंगे इसको।
9 है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, लेकिन इवन भी बोल रहा है ना, उसको भी देखना है आपको। इवन भी बोल रहा है, उसको भी चेक करना है। क्या बोल रहा है इस केस में? अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर दैट रीड्स सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एज इट डज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स आर देयर व्हिच आर इवन? 6 डिजिट पैलिंड्रोम बनाना है। अब आप सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6, आपको सिर्फ 3 डिजिट ही चूज करना है, बाकी 3 डिजिट तो आपके ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। आपको ना उनको अरेंज करना है, ना उनको चूज करना है। आपको सिर्फ 3 डिजिट में ही गेम खेलना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये लास्ट वाला डिजिट है, इसको इवन होना है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? फर्स्ट डिजिट भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 ही पॉसिबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10। आपका आंसर इस केस में कितना हो जाएगा? रिपीटेशन जब तक बोलता नहीं है, रिपीटेशन अलाउ करने जब तक नहीं बोलता है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि रिपीटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा आंसर इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा? यहाँ पे आप कैसे कैसे कर सकते हो, या तो आप एक बार में 4 स्टेप चढ़ जाओ, या फिर आप 3 1 और 1 3 दोनों कर सकते हो, या फिर आप 1 1 2 कर सकते हो। इसका दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा 1 2 1, और उसका तीसरा अरेंजमेंट हो जाएगा 2 1 1। ठीक है, हो सकता है अगला पॉसिबिलिटी हम वही लेंगे। अच्छा, 2 2 में तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। चारों एक एक स्टेप लिया, यही कर सकता है और क्या कर सकता है? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कितना हो जाएगा इस केस में आंसर? इस केस में आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 बताने के पहले, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, सपोज करो, जैसे एग्जांपल चॉकलेट वाला ही है, मेरे पास 5 किटकैट, मैं उन 5 किटकैट को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? सब सेम है, कोई अलग नहीं। अगर मेरे पास 5 किटकैट है, मैं उनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? सिर्फ एक ही वे में अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे तो आइडेंटिकल है ना। मैं कहीं से भी घुमा के रख दूं, एक ही जैसा दिखेगा। तो आइडेंटिकल जितनी भी चीजें होती है, उनको अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज 1 होता है, लेकिन उसमें सेलेक्ट करने के अलग अलग वेज। ठीक है, अगर आपको मैं बोलता हूँ आपको 5 किटकैट में से सेलेक्ट करना है, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? आप 5 किटकैट में से एक भी नहीं चूज कर सकते हो, एक चूज कर सकते हो, 2 चूज कर सकते हो, 3 चूज कर सकते हो, 4 चूज कर सकते हो, और 5 चूज कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाता है 6। अगर आपको बोलता है एटलीस्ट 1 सेलेक्ट
करना ही है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5। आपको बोलता है एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करना ही है तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 4। और अगर आपके पास एक ही किटकैट है तो या तो आप उसको चूज कर सकते हो या तो नहीं चूज कर सकते, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता है। तो आइडेंटिकल थिंग्स के केस में क्या होता है, एक जितने भी नंबर रहे आप 500 भी ले लो, 500 किटकैट भी ले लो, उनको अरेंज करने का वे वन ही है, लेकिन उसको सेलेक्ट करने के वेज अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कितना सेलेक्ट कर। ठीक है, तो सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज हमेशा होता है n+1। अगर आपको नॉन जीरो बोल दे तो आप उससे हटा लो, जितना हटाने बोल रहा है उतना हटा लो। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अब आते हैं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। टेन डिफरेंट चीजें हैं उसमें, आपके पास 5 एक्लेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन एक्लेयर्स कितना हो जाएगा, एक्लेयर्स चूज करने का नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुड। किटकैट चूज करने का नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, मेलोडी चूज करने का नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 4। और वो जो 7 वैरायटी है, हर एक वैरायटी का नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो सेलेक्ट करोगे या तो सेलेक्ट नहीं करोगे। मैं इसको डायरेक्टली 2⁻7 लिख सकता हूं, इसको हम डायरेक्टली 2⁻7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार 2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻7। बट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको बोल रहा है 1 और मोर चॉकलेट सेलेक्ट करना, मतलब इसमें आपको 0 वाला केस हटाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, आप इतना सारा केस ले रहे हो, उसमें 0 चॉकलेट सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही केस हो, जब आपने किसी में से कोई सेलेक्ट नहीं किया। देयर विल बी ओनली वन केस जब आपने पूरे सेट में से किसी चॉकलेट में से भी कुछ सेलेक्ट नहीं किया। तो इसीलिए हम इससे क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा इस केस में आंसर। अब देखो 0 0 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, -1 हो रहा है, तो दो ही ऑप्शन बच रहा है, या तो 7679 हो सकता है या तो 15359 हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको बोलता है कि मिनिमम से मिनिमम 2 चॉकलेट सेलेक्ट करना है तो क्या कर, तो किससे माइनस कर, मिनिमम से मिनिमम 2 चॉकलेट सेलेक्ट करना है। अगर मिनिमम 2 चॉकलेट सेलेक्ट करने बोला तो 0 वाला केस भी हटाना पड़ेगा, 1 वाला केस भी हटाना पड़ेगा, हाँ 0 वाला केस भी हटाना पड़ेगा, 1 वाला केस भी हटाना पड़ेगा। अब 1 चॉकलेट आप कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास 10 वैरायटी है, अब 1 चॉकलेट 10 नंबर ऑफ वेज में सेलेक्ट कर सकते हो। देयर आर 10 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 चॉकलेट। ठीक है, आपके केसेस बढ़ने कब चालू होंगे, जब आपको बोलूंगा कि आपको 2 चॉकलेट चूज करना है, तो उस केस में अलग अलग वैरायटी आ जाएगी कि 2 आइडेंटिकल होगा या 2 अलग अलग होगा, उसमें हमको चूज करना पड़ेगा। अगर मैं 3 चॉकलेट सेलेक्ट करने बोलूं तो उस केस में केसेस और बढ़ जाएंगे कि 3 सिमिलर होगा, 2 सिमिलर, एक अलग होगा, या तीनों अलग अलग होगा। लेकिन जब आपको सिर्फ एक ही चूज करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब आपको एक ही चूज करना है तो आपके पास 10 अलग अलग टाइप के चॉकलेट है, तो देयर आर 10 वेज ऑफ चूजिंग 1 चॉकलेट। तो अगर आपको मिनिमम से मिनिमम 2 सेलेक्ट करना होता तो आप यहाँ पे 10 से और माइनस करते। 0 वाला केस तो आप हटा ही रहते, आप 10 से इसको और माइनस करते। ठीक है, सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे।
मिनिमम से मिनिमम एक रिपीट करना है, आपको बोल रहा है। आप 2 भी रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वन 92 तो आपका वो होगा जब आपके डिजिट्स सारे मतलब रिपीट नहीं करते तब, जब रिपीट कर। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सोचो। कैसे उल्टा सोचो? आप एक काम करो, आप रिपीटेशन अलाउ करके नंबर ऑफ वेज निकाल लो, और आप रिपीटेशन नहीं अलाउ करके नंबर ऑफ वेज निकाल लो, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा कि एटलीस्ट कोई एक तो रिपीट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अगर आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट्स को यूज करके, अगर आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाना है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा? पहले डिजिट में आप 3 ले सकते हो, सेकंड डिजिट में आप 4 ले सकते हो, थर्ड में 4 ले सकते हो, फोर्थ में 4 ले सकते हो। नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? और जब आप कोई रिपीट नहीं करोगे तो पहले प्लेस में कितना डिजिट आ सकता है? 3, सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, चौथे प्लेस में। पहले प्लेस में 3 क्यों? 0 नहीं आ सकता, 0 वाला सेकंड में एलिजिबल हो जाएगा, तो सेकंड में 3, 2 डिजिट यूज हो गया, थर्ड वाले में 2 पॉसिबल वेज और चौथे वाले में 1 पॉसिबल। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जा रहा है? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 18। तो 18 जहां पे कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और 192 जहां पे आपका सारा का सारा रिपीटेशन अलाउड, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ आपको वो नंबर देगा जिसमें कोई ना कोई तो रिपीट होगा। आपका आंसर इस केस में कितना हो जाएगा? 192 माइनस 18। तो इस केस में मुझे आंसर क्या मिलेगा? 174। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग केसेस होते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप के केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि हम लोग यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या होगा हमारा? 6 आइडेंटिकल बॉल्स प्लेस्ड इन 3 आइडेंटिकल बास्केट्स, मतलब तीनों बास्केट भी आइडेंटिकल है, 6 बॉल भी आइडेंटिकल है, आपको उसमें अरेंज करना। सेकंड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अगर आपका 6 बॉल आइडेंटिकल है और तीनों बास्केट अलग अलग है, तो उस केस में कैसे होता है? और तीसरा, जब 6 बॉल भी अलग अलग है और तीनों बास्केट भी अलग अलग है, तो उस केस में कैसा है? ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट, जहां आपको बोल रहा है हाउ मेनी वेज 6 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी प्लेस्ड इन 3 आइडेंटिकल बास्केट्स। कंडीशन आपको दी गया है कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। हम पहले रिजॉल्व करेंगे इसके लिए कि बॉक्स एम्प्टी रहने से क्या हो, उसके बाद हम देखेंगे नो एम्प्टी बॉक्स के लिए आपके कितने केसेस आ। अब देखो, जब बॉल भी आइडेंटिकल है और बास्केट भी आइडेंटिकल है ना, यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं रहता। यहाँ पे आपको सिर्फ चूज करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको तीनों बास्केट में सिर्फ चूज करना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। तो जैसे पहले बास्केट में सपोज मैंने कुछ नहीं दिया, पहले बास्केट मैंने 0 दिया, दूसरे बास्केट में मैं 1 दे सकता हूँ, तीसरे में 5 दे सकता हूँ। दिस इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। यहाँ मैं 0 दे देता हूँ, यहाँ 2 दे देता हूँ, यहाँ 4 दे देता हूँ। अब ये 2 4 को आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों बास्केट 3 किटकैट जैसा है, समझ लो। ठीक है, तो उसमें आपका कोई चेंज आएगा ही नहीं। आप किसी एक में 2 दे दो, किसी एक में 4 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 0 3 3 हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ मिल गया।
अब यहाँ 1 ले लेते हैं, एक 1 2 3 हो सकता है और एक 2 2 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 1 4 हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? बस, और कुछ नहीं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, क्योंकि सारे बास्केट आपके आइडेंटिकल है। तीनों में से किसी में भी 4 रखो, किसी में भी 2 रख दो और आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपका नंबर ऑफ वेज चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ वेज आपका उसमें 1 ही रहेगा। 006 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, इतनी पॉसिबल हो सकती। अब मुझे क्या बोल रहा है कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, नो बास्केट शुड बी एम्प्टी। ठीक है, हम अभी सिर्फ केसेस देख रहे हैं कि क्या क्या केस हो सकता है। अब हम इसमें से खोज के निकालेंगे किसमें कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा। कितने केस में एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं दिख रहा है? 3 बॉक्स में मुझे दिख रहा है कि 3 केस में एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा। तो इस केस मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हम सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जब दोनों आइडेंटिकल होता है तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं, आप बस अलग अलग पॉसिबिलिटी चूज कर लो और ऐसे केसेस में जनरली आपको आंसर एकदम फिंगर काउंटिंग में मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम बनेंगे। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा कब बनेंगे? जब सब डिस्टिंक्ट हो। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, उसमें आपको अरेंज भी करना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटी देखिए। ठीक है, पहला केस क्लियर हुआ सबको? चल ठीक है, अब मैं दूसरा केस डालता हूं इसी क्वेश्चन में कि आपका 6 आपके बॉल्स आइडेंटिकल है, आपके सारे बॉल्स आइडेंटिकल है, लेकिन आपके बास्केट सब डिस्टिंक्ट हो चुके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अलग वर्ड्स में मोल्ड करता हूँ। इसको मैं थोड़े से अलग वर्ड्स में मोल्ड करता हूँ। सपोज आपके पास 3 वेरिएबल है और तीनों का सम 6। आपके पास 3 वेरिएबल है और तीनों का सम 6। ठीक है, इस केस में हमको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपका A1 से लेके अगर आप AN तक का सम लेते हो या AR तक का सम लेते हो, A1 से लेके AR तक का सम लेते हो और अगर वो N आ रहा है, आपको A1 से AR तक को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज देनी है। अगर आपको A1 से AR तक को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज देनी है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाता है N प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1। अगर आपको जीरो रखना है, जीरो अलाउड है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है N प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1। और अगर आपको जीरो अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज देनी है, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ये हो जाता है N माइनस 1 C R। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8C। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 8C। ये क्लियर हुआ सबको? समझ में आया ये केस? हमने अभी तक 2 केस डिस्कस किए कि जब दोनों आइडेंटिकल होते हैं तब क्या होता है, और जब आपके नंबर ऑफ बॉल्स आइडेंटिकल रह जाते हैं, बास्केट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, अब तीसरा केस, when both are distinct, जब नंबर ऑफ बॉल्स भी डिस्टिंक्ट होगा
और नंबर ऑफ बास्केट्स भी डिस्टिंक्ट हो। 6 बॉल है, 3 बास्केट है, ठीक है। जब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जब आपके पास कोई भी अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं रहेगा, तो सोच के देखो, पहले बॉल के लिए 3 पॉसिबिलिटी होगा, तीनों में से कहीं भी डाल सकते हैं। दूसरे के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होगा, कहीं भी डाल सकते हैं। तीसरे के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होगा, कहीं भी डाल सकते हैं। चौथे के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होगा, कहीं भी डाल सकते हैं, एंड सो ऑन। उस केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा? उस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 6, जब दोनों डिस्टिंक्ट होगा। जैसे क्वेश्चन आता है ना, आपके पास 6 लेटर है और 4 लेटर बॉक्स है, तो आप कितने वेज में लेटर बॉक्स में डाल सकते हो? कितने वेज में आप लेटर बॉक्स में डाल सकते हो? ठीक है, तो पहले वाले के लिए 4, दूसरे वाले के लिए 4, तीसरे वाले के लिए 4। याद रखेंगे, जितने बॉक्सेस है उतना बेस में रहता है, पावर में जितना लेटर है वो आता है। यहाँ पे भी देखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स आपका पावर में आएगा, 3 टू द पावर ऑफ 6 होगा। क्यों? क्योंकि बॉल के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटी। अगर हाँ, हम लोग उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 6 लेटर बॉक्स, 6 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्स है, तो पहले लेटर के लिए 4 वेज, दूसरे के लिए भी 4 वेज, वैसे ही छठवें के लिए भी 4 वेज। उस केस में आंसर कितना हो जाएगा? उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 6, ठीक है। और अगर आपको मिनिमम से मिनिमम 1 रखना है, तो उस केस में हमको अलग से केस फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, तो उसमें हमको चूज भी करना पड़ेगा। दैट इज वन कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसको जब ऐसा क्वेश्चन में आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? दिस इज वन वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम तब की बात करें। हाँ, अगर आपको मान लो इंडिविजुअली सब में बॉल्स रखने हैं, तो हमको केस उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में आंसर 3 टू द पावर ऑफ 6 आएगा। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, 3 टू द पावर ऑफ 6 भी रहेगा, 6 टू द पावर ऑफ 3 भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें गलती नहीं कर। क्लियर सबको? आगे बढ़े। ओके, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, सपोज आपके पास m प्लस n प्लस k आइटम्स है टोटल, ठीक है, जिसमें से m एक टाइप का है, आइडेंटिकल है, n दूसरे टाइप का आइडेंटिकल, और k तीसरे टाइप का आइडेंटिकल है। तो उस केस में उनको अगर अरेंज करना है, तो उसका नंबर ऑफ वेज हो जाता है m प्लस n प्लस k का पूरा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m एक जैसा है तो m फैक्टोरियल, n एक जैसा है तो n फैक्टोरियल, k एक जैसा है तो k फैक्टोरियल। हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो 1 1 2 है, अब दोनों 1 को आप आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपका नंबर ऑफ वेज तो चेंज हो नहीं रहा है ना। तो मतलब आपने क्या किया था, आपने 2 वेज ले लिया था। अगर आप 3 फैक्टोरियल ले लिए थे, तो आपने उन दोनों को अलग अलग ले लिया था। तो 2 अलग अलग ले लिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो m प्लस n प्लस के जैसे अगर चीजें हैं आपके पास, जिसमें m एक टाइप का है, n एक टाइप का है, k एक टाइप का है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाता है m प्लस n प्लस के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। और ये चीजें बहुत जगह पे एप्लीकेबल होती है। बहुत जगह पे कैसे एप्लीकेबल होती है, सपोज करो मेरे पास 6 नंबर है, या देयर आर 6 पीपल, ठीक है, मेरे पास 6 लोग हैं, या मेरे पास 6 सपोज करो 6 चॉकलेट्स है अलग अलग टाइप, और मैंने बोला कि मुझे सीक्वेंस ऐसा चाहिए कि हमेशा जो एक्लेयर्स है वो आपका किटकैट के पहले आए, और किटकैट जो है वो डेयरी मिल्क के पहले, ठीक है। अब ये 6 में से किसी भी पोजीशन में अरेंज हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखो, 6 को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 फैक्टोरियल।
हाँ मतलब कहीं भी हो सकता है, गैप भी हो सकता है किन्हीं दोनों के बीच में, गैप भी हो सकता है, उसका भी कोई वो नहीं है। तो आपके पास टोटल 6 फैक्टोरियल केस है। इन तीनों को आप आपस में अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल वेज। इन 3 फैक्टोरियल वेज में सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें आपका ई पहले आता है, उसके बाद के आता है, उसके बाद डी आता है। तो आपके पास 6 फैक्टोरियल में बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इन तीनों का अरेंजमेंट है वो 3 फैक्टोरियल वेज का है। वो 3 फैक्टोरियल वेज में से आपको सिर्फ एक ही चाहिए, वो 3 फैक्टोरियल वेज में से हमको सिर्फ एक ही चाहिए। तो उस एक के लिए मेरा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा क्या पता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मुझे 3 फैक्टोरियल में से सिर्फ एक ही केस सूट कर रहा है। वो जो 6 फैक्टोरियल केसेस थे उसमें से मुझे सिर्फ एक ही केस सूट कर रहा है, इसीलिए 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज वन अनदर वे ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप एक सीक्वेंस उठा लो, जैसे सपोज करो आपको सिर्फ ये बोलता है ई और के, ई के पहले आना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल हो जाता या 2 हो जाता। दो केस में से आपको सिर्फ एक ही केस चाहिए, तो आंसर उस केस में आपका हो जाता 6 फैक्टोरियल बाई 2। उस केस में वो हो जाता 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एक बार। नहीं नहीं, लेकिन आप वो जो ई के डी का तीनों का अरेंजमेंट है उसका सीक्वेंस भी तो आप चेंज कर सकते हो ना। वो तीनों सेम ऑर्डर में नहीं हो सकता है, दोनों के बीच में गैप भी। ठीक है, क्या बोल रहा है इस केस में, 9 एलिमेंट्स गिवन एज ए बी 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 सी 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 सी, इन हाउ मेनी वेज एनी 7 एलिमेंट्स कैन बी चूजन। सिर्फ चूज करना है, अरेंज नहीं करना है। 97 नहीं होगा, सेम सेम है। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 7 आपको चूज करना है, 7 आपको चूज करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, 4C ले लो। 4C के साथ देखो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, 4C के साथ आप या तो 3B ले सकते हो, या तो 2B और 1A ले सकते हो, या 1B और 2A ले सकते हो। यहां से आपको 3 ही केस में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं C कम कर देता हूं। अगर मैं 3C लेता हूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 3B ले सकता हूँ और 1A ले सकता हूँ, या फिर 2B ले सकता हूँ, 2A ले सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं 2C ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं एक केस और कर सकता हूँ, तीनों B ले लेता हूँ और इसके साथ में 2A। ठीक है, इतने ही होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? तो मेरा फाइनल आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या आइडेंटिकल है, इसीलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मैं कितना कितना ले सकता हूँ। मतलब क्या क्या लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना ले सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर सबको? आगे बढ़े।
इसको ऐसा सोच के देखो, 3 लोगों में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही कपल ले सकते हो, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें एक कपल आ। हाँ, 3 मेंबर में एक ही कपल ले सकते हो ना, एक ले सकते हो भाई, एक पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाता मेरा 8C3। 8C3 मतलब 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। नंबर ऑफ वेज कितना हो गया यहाँ पे 56। अब यहाँ पे मेरे क्या करना है, सेकंड मुझे ये करना है कि एक कपल चूज कर लेता हूं। एक कपल चूज कर लिया मतलब 4 में से कोई एक कपल चूज करूंगा, 4C1 मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 में से कोई एक कपल चूज कर लिया मतलब 2 मेंबर आपके सेलेक्ट हो गए। बाकी बचे 6 लोग में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ फेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो गया 24। तो आपने कौन सा केस ले लिया, जब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था और जब आपके पास एक कपल था। आपको क्या पूछ रहा है, कोई कपल नहीं होने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो इस केस मेरा आंसर कितना हो जाएगा 56 - 24, दैट इज 30। ये क्लियर हुआ सबको? चलिए, 4 × 6 ऐसे आया कि आपका 4 कपल में से किसी एक को चूज कर ले रहे हैं और बाकी बचे 6 मेंबर में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 × 6 नहीं है, 4C1 × 6C1, वो डायरेक्टली वहां से 4 × 6 आ रहा था, इसलिए उसको एज इट इज लिखा। ओके, नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। थ्री से डिविजिबल होना चाहिए और नंबर इवन होना चाहिए। थ्री से डिविजिबल तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लेना है और लास्ट डिजिट को इवन रखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली पर्पस फुलफिल हो जाएगा। जब कंफ्यूजन हो केसेस स्प्लिट कर, केसेस कैसे स्प्लिट कर लोगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट पहले रख लो 0, रख सकते हैं, इवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं रख सकते और वहां 0 रखने से तो मेरे नंबर ऑफ केसेस ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, मतलब कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लास्ट डिजिट पे 0 रख दिया तो मुझे बाकी 3 डिजिट में ऐसे नंबर्स चूज करके रखने पड़ेंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 0 आ गया तो वो तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, बाकी सबसे मुझे मतलब है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 6, क्या क्या रखने से काम बनेगा मेरा, बस उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2, 3, 4 रखने काम बन जाएगा क्या अपना, 2, 3, 4 रखने से बन जाएगा, और 2, 4, 6 रखने से काम बन जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, इसको आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 6 + 6,
यहाँ पे हो जाएगा 12। नंबर ऑफ वेज हो गया 12। अब यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि जो आप 4 डिजिट लोगे वो 4 डिजिट या तो 0 2 3 4 हो सकता है या 0 2 4 6 हो सकता है या फिर और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 2 3 4 6 हो सकता है। ये 3 के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेट कर वैसे बेसिकली 5 में से 4 चूज करना है तो 5 ही आ सकते हैं। 5 में से 3 में ही आपको 3 से डिविजिबल मिल रहा है, बाकी 2 में 3 से डिविजिबल नहीं मिल रहा। तो इन 3 में से ही कोई एक सीक्वेंस आपको हर जगह मिलेगा। अब जैसे मैंने 0 के लिए चेक किया, अब मैं 2 के लिए चेक करूंगा। यहाँ पे अगर मैंने 2 रख दिया तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 0 3 4 रख सकता हूँ, या फिर मैं रख सकता हूँ 0 4 6, या फिर मैं रख सकता हूँ 3 4 6। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, यहाँ नंबर ऑफ वेज कम आएगा, यहाँ नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 4। 3 डिजिट है, एक उसमें से 0 है, वो लेफ्ट मोस्ट वाले को मैं 2 वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद वाले को भी मैं 2 वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, लास्ट वाले को मैं 1 वे में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ वेज कितना मिला, यहाँ से मुझे नंबर ऑफ वेज मिला 14। पहले वाले से 12 मिला था, दूसरे वाले से 14। अब क्या पुट करते हैं, अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं 4। 4 रखने से मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 0 2 3 रख सकते हैं, 0 2 6 रख सकते हैं और 2 3 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों में तो 4 4 केस ही मिलेगा और यहाँ पे आपको 6 केस मिलेगा। यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 14। और लास्ट मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 2 4 रख सकता हूँ और यहाँ पे 2 3 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 4, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे मिल जाएंगे 10। सम कितना हो गया, 12 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 10। नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ केसेस हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, केसेस को सेग्रीगेट कर दिया, क्योंकि क्या हो रहा है बहुत जगह पे 0 अलग से आ रहा है तो उसको भी देखना पड़ेगा, आपका सम आ रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यूनिट्स डिजिट के हिसाब से नंबर्स को स्प्लिट कर। जीरो कैन नॉट बी इन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस 4 आ रहा है वहां पे। जहां जहां पे 0 आ रहा है वहां पे नंबर ऑफ केसेस इसीलिए 4 आ रहा है, ओनली बिकॉज कि आप 0 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते। ठीक है, वो सीक्वेंस पे लिखा हुआ है 0 3 4, उसको ऐसे मत मानना, उसका हमने अरेंजमेंट लिया है, नंबर ऑफ वेज 4 हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है क्या? 2017 का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई गॉट दिस, बट दिस वाज द ओनली क्वेश्चन व्हिच आई गॉट रॉन्ग। मैंने शायद 31 या 32 अटेम्प्ट किया था, दिस वाज द ओनली क्वेश्चन व्हिच आई गॉट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस पीजीडीबीए? पीजीडीबीए लिखा है, उसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? कोई सा भी आइडिया नहीं? एक्चुअली आपने डेटा एनालिटिक्स का सुना है, अभी बिजनेस एनालिटिक्स की दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, एक कोर्स है। ठीक है, एक कोर्स है, बेसिकली ये कोर्स कराता है आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर 3 कॉलेज। वो 3 कॉलेज हैं आईआईटी खड़गपुर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता एंड IIM कैलकाटा। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है कि आप 2 साल के ऊपर काम कर चुके हैं तो आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। तो एज फ्रेशर भी अपीयर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। इसका भी पेपर का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 4 सेमेस्टर जो आपके हैं, सेमेस्टर स्ट्रक्चर है,
एक सेमेस्टर आपको IIT खड़गपुर में निकालना है, एक सेमेस्टर आपको ISI कलकत्ता में निकालना है। ISI कलकत्ता वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, अगर आपने सुना होगा, एंड मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड एक सेमेस्टर आपको IIM कलकत्ता में निकालना है, और चौथा लास्ट वाला जो है वो आपका इंटर्नशिप। कोर्स फीस वाज अराउंड 18 lakhs लास्ट, जो मुझे याद है, एक आध 2 साल पहले की बात है, ठीक है। बट बेसिक से अगर आपको उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप बिजनेस एनालिटिक्स में करियर परस्यू करना चाहते हैं, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस इन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से नारसी मुंजी में भी स्टार्ट हुआ है इस साल से, इस साल पहला बैच गया है, वन ऑफ माय बैचमेट्स वेंट देयर। तो देयर आर कॉलेजेस व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बिकॉज इस फील्ड में आगे चल के बहुत स्कोप है, और सबसे बड़ा ये है कि लोग नहीं है जो परस्यू करना चाहते हैं, वैसे लोग नहीं। एंड क्या होता है, कभी भी आप इनिशियली इस एक फील्ड में घुसने की कोशिश करते हो तो आप बेसिक नॉलेज से घुस जाते हो, फिर धीरे धीरे जब वो कोर्स पॉपुलर होने लगता है तो फिर आपसे वो सर्टिफिकेशन मांगता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कोर्स पॉपुलर होते जाएगा आपसे सर्टिफिकेशन मांगेगा, और जैसे जैसे वो थोड़ा सा और पॉपुलर होते जाएगा तो आपसे एक डेडिकेटेड कोर्स मांगेगा। तो अभी वो टाइम आ रहा है धीरे धीरे जब आपसे वो एक डेडिकेटेड कोर्स मांगने लगे कि आप सीक्वल आता है, सीक्वल इज जस्ट वन पार्ट, आर रहता है, सीक्वल रहता है, सैश रहता है। मशीन लर्निंग ही बेसिकली दोनों मतलब कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों चीज ओवरलैप है। तो इसका एग्जाम का पैटर्न कैट जैसा ही होता है, मोटा मोटी इंग्लिश रहेगा, DILR रहेगा और क्वांट रहेगा। I haven't appeared for the paper, मैंने एक बार फॉर्म भरा था, बट उसके बाद शायद डेट निकल गई थी। बट एक बार इसका पेपर आपको मिल जाएगा कहीं से भी, एक बार पेपर ऑब्जर्व कर सकते हैं और एग्जाम के लिए आप ट्रैक रख सकते हो इसका, ठीक। इट इज अ वेरी गुड कोर्स, अगर आप चाहते हो परस्यू करना तो वर्थ इट है, तो इनिशियली आप उसमें करके उसी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी लास्ट मैंने देखा कि जर्मनी में देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, तो वो लोग अभी जुलाई में वैकेंसीज निकाल रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कि जहां से भी कोई भी आगे जर्मनी जॉब कर सकते हो तो आ जाए, ठीक है। कैट से थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ लोअर होता है, LRDI तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोअर होगा क्वांट इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी कैट का क्वांट थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, हर रो और हर कॉलम का सम 4 होना चाहिए, हर कॉलम और हर रो का सम 4 होना चाहिए। अब सपोज करो मैंने यहाँ 0 दे दिया तो मुझे बाकी सब जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं ये 0 5 में से किसी एक पोजीशन पे रख सकता हूँ, बाकी सब के लिए पोजीशन फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो 4 into 4 का स्क्वायर बना उसमें किसी 4 में से एक पोजीशन में 0 रख सकता हूँ, ठीक है। फिर अगले वाले में 3 into 3 में से 3 वाले में 3 में से किसी एक पोजीशन में रख सकता हूँ। तो पहले कॉलम रो के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 2 और पांचवे के लिए 1।
हर रो कॉलम में एक ही जीरो आ सकता है, एक रो कॉलम के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही जीरो आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, रिपीट करूं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, हर रो और हर कॉलम का सम 4 होना चाहिए, मतलब हर रो कॉलम में एक जीरो आना चाहिए, हर रो कॉलम के इंटरसेक्शन में एक ही जीरो आ सकता है। तो सिर्फ रो ले लो या कॉलम के हिसाब से देख लो, एक रो में एक जीरो आएगा और उस रो और कॉलम में कहीं जीरो नहीं आ सकता, मतलब आपका इतना पार्ट ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे इस पार्ट में कहीं आ सकता है, सपोज आपने यहाँ जीरो ले लिया तो ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे तीन में से किसी एक पोजीशन में डाल सकते हो, तो ऐसे करके 5 4 3 2 पांचों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में आंसर आज हो जाएगा मेरा 1। ठीक, कुछ क्वेश्चंस घर में करने के लिए दे देते हैं, ट्राई करके आएंगे। 16th इजी है, ट्राई कर सकते हैं। 17th अभी डिस्कस किया है, उसी पे है, एक बार ट्राई करके आएंगे उसको, ठीक है। 18 चाहो तो कर सकते हो, क्लास में मैं नहीं करूंगा इसको, बिकॉज बहुत लेंदी क्वेश्चन है और उसका कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, 16 17 18 आप तीनों ट्राई करके आ सकते हैं, बाकी उसके अलावा अपन क्लास में डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, प्लीज ट्राई 16 17 18 है। ठीक है, आज यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाली शीट कंप्लीट करेंगे और अगली वाली शीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आंसर बड़ा जल्दी आता है, ठीक है, मतलब कम एफर्ट में आपको आंसर मिलता है, पर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, ओके।